So today we will discuss some numericals as well as some theoretical questions. ठीक है, तो इसमें क्या पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि दो वेव्स आपके पेज नंबर 72 पे होगा नोट्स के, टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 2 mm and 3 mm reaches a point at the in same phase. What will be the amplitude of the resultant? तो हमने रिजल्टेंट निकाला था, एम्पलीट्यूड दो वेव्स हैं, ठीक है, एक का एम्पलीट्यूड 2 mm है यानी स्मॉल a दे रखा है आपको 2 mm एम्पलीट्यूड है, ठीक है। दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है b जो है वो कितना है 3 mm है, और दोनों किसी जगह पे पहुंचती हैं सेम फेज में, किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं सेम फेज में, मतलब उनका फेज डिफरेंस जो होगा दैट इज फाई, दैट विल बी 0। तो कल हमने रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाला था, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या था? r था, एंड दिस इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ये निकाला था, ठीक है। अब फाई क्या है? 0 है। cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 कितना होता है? 1। तो a का स्क्वायर यानी 4, b का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 2 इंटू a कितना है? 2 इंटू b कितना है? 3, और ये cos 0 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देन यू विल हैव 13, 2 to 4 इंटू 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 13 प्लस 12 25, और 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 5। तो रिजल्टेंट वेव जो होगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 5 mm होगा। इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स है, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास। एक और न्यूमेरिकल है आपके नोट्स के अंदर ही कि कंसीडर इंटरफेरेंस पैटर्न बिटवीन टू वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I। कि आपके पास दो इंटरफेरेंस है दो वेव्स का, ठीक है। एक वेव है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है? I है, और दूसरी वेव जिसकी इंटेंसिटी कितनी है? 4I है, और ये दोनों वेव्स जो है वो इंटरफेयर कर रही हैं आपस में, ठीक है। फाइंड द इंटेंसिटी वेयर द फेज डिफरेंस इज π/2। बोलता है उस इंटेंसिटी को फाइंड आउट करिए जहां पे फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री है या 180 डिग्री है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी, ये फॉर्मूला रहता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई, ठीक है, ठीक है। यहां पे उसने दे के रखा है I1 दे रखा है आपको I, और I2 दे रखा है आपको 4I, ठीक है। जब फाई जो होगा वो कितना होगा? π/2 होगा। जब फाई कितना होगा? π/2 होगा। तो उस केस में क्या होगा? इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू, इसको IR लिख लो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR। I1 कितना है? I है, I2 कितना है? 4I है, प्लस 2 इंटू अंडर रूट I इंटू अंडर रूट 4I इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई कितना, फाई कितना दे रखा है यहां पे उसने? कॉस π/2, ठीक है। तो क्या आ गया? ये हो गया 5I प्लस 2 इंटू 4 का अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट I इंटू अंडर रूट I क्या हो गया? I हो गया इंटू कॉस फाई, cos π/2 सॉरी, और cos 90 कितना होता है? 0 होता है। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो ये कितना आ गया मेरे पास?
5i, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी कितनी होगी, 5 टाइम्स i होगी। ठीक है, बोलते हैं अब एंगल जो है अगर कितना दे रखा है, पाई दे रखा है 180 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, आई आर क्या आएगा, i प्लस 4i प्लस 2 इंटू अंडर रूट आई इंटू 4i का अंडर रूट इंटू कॉस पाई। अब कॉस 180 माइनस 1 होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, ये आ गया 5i, 4i प्लस i कितना हो गया, 5i प्लस 2 इंटू अंडर रूट आई, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट आई इंटू अंडर रूट आई कितना हो गया, i हो गया इंटू माइनस 1। ठीक है, तो 5i प्लस, प्लस की जगह आप लिख सकते हो माइनस, माइनस आ जाए, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4i, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, i होगी। तो आपको मेन बेसिकली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसमें आप वैल्यू पुट करोगे, यू कैन गेट द आंसर। उसके बाद बोलता है कि अगर जो हमारी फ्रिंजेस बनती हैं, जो हमारे बैंड्स बनते हैं, जो हमारी फ्रिंजेस बनती हैं, जो हमारे बैंड बनते हैं, ठीक है, उन बैंड्स का पैटर्न कैसा होगा अगर सोर्सेज ऑफ लाइट कैसे हो, कोहेरेंट हो। जो भी फ्रिंजेस बनती हैं, जो भी बैंड बनते हैं, उन बैंड्स का पैटर्न कैसा होगा अगर हमारा सोर्स ऑफ लाइट कैसा है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हो। कल हमने जो किया था उसमें क्या था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट था। ठीक है, आज बोल रहा है कि अगर सोर्स ऑफ लाइट जो है, अगर सोर्स ऑफ लाइट कैसा है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, जो फ्रिंजेस होंगी उनका पैटर्न क्या होगा। तो फ्रिंज पैटर्न जो होगा वो हाइपरबोला होगा। फ्रिंज पैटर्न क्या होगा, हाइपरबोला होगा। हाइपरबोला कुछ इस तरह की फिगर होती है, अपवर्ड, ठीक है, और ये तो फ्रिंज पैटर्न कुछ हाइपरबोलिक होगा। ठीक है, बट इफ द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स, अगर स्क्रीन का डिस्टेंस सोर्स से बहुत ज्यादा हो, अगर डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ, बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ सेम चीज है, देन फ्रिंजेस विल बी स्ट्रेट लाइन, देन फ्रिंजेस विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा कि अगर डिस्टेंस ज्यादा नहीं है स्क्रीन का, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका फ्रिंज पैटर्न होगा इट विल बी हाइपरबोला। अगर स्क्रीन जो है वो सोर्स से बहुत दूर है, distance between the screen and source is very large in comparison to the fringe width, then the fringes will be straight lines. अगला क्वेश्चन है, what is the effect of interference fringes in Young's double slit experiment if monochromatic source of light is replaced with another source of light? कि बोलता है कि Young's double slit experiment में जो हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज किया था उसको अगर हम रिप्लेस कर दें किसी और सोर्स ऑफ लाइट से, तो फ्रिंज पैटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कल हमने क्या निकाला था, कल हमने बैंड विड्थ निकाली थी। कल हमने क्या निकाली, निशांत 2589 बैंड विड्थ हमने निकाली थी कल, और वो बैंड विड्थ हमने कितनी निकाली थी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि बैंड विड्थ बीटा जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर हम जो सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं तो हमें देखना पड़ेगा सोर्स की वेवलेंथ कितनी होगी। अगर सोर्स की वेवलेंथ जो है कम है तो बैंड विड्थ कम होगी, और अगर सोर्स की वेवलेंथ ज्यादा है, जो अनदर सोर्स है,
ठीक है ना, जो अनदर जिसके साथ हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, अगर उसकी बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा है तो जो हमारा उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी बैंडविड्थ भी ज्यादा होगी, जो बैंड्स बनेंगे या जो फ्रिंजेस बनेंगे उनकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, इज इंटरफेरेंस ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? डेफिनेटली इंटरफेरेंस बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको ओबे करता है, तो हाँ जी ये ओबे करता है। ठीक है, इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, हमने ये बात डिस्कस भी की थी कि इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है कि जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, बात हम पहले कर चुके हैं, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो वहां की जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है उन रीजन्स के अंदर, उन एरियाज के अंदर जहां पे कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो इसका मतलब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, इसलिए जो इंटरफेरेंस है वो ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। अगला, व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड व्हेन वी यूज द व्हाइट लाइट? अगर हम व्हाइट लाइट को यूज कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा? अगर हम व्हाइट लाइट को यूज कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा? तो आप देखिए कि जब हम व्हाइट लाइट को यूज करेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा वो कलर्ड होगा, यानी कि उसमें कलर्ड बैंड्स बनेंगे और उन सभी बैंड्स की विड्थ क्या होगी, सेम होगी। अगर हम सोर्स जो है लाइट का उसको व्हाइट लाइट सोर्स यूज करें देन वी विल गेट कलर्ड बैंड्स। ओके, कलर्ड बैंड्स भी अकॉर्डिंग टू विवग्योर, ठीक है ना, 7 कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट में, और बैंड्स कैसे बनेंगे, कलर्ड बनेंगे, और साथ में उनकी बैंडविड्थ भी क्या होगी, इक्वल होगी। अच्छा, बोलता है कि इंटरफेरेंस को, अगला क्वेश्चन है कि स्टेट द नेसेसरी कंडीशन टू सस्टेन इंटरफेरेंस, कि इंटरफेरेंस को सस्टेन करने के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं? तो ये हम पहले कर चुके हैं कि सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, दूसरा सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, तीसरा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव मस्ट बी इक्वल, और फोर्थ वन इज एम्पलीट्यूड। देखिए हमने ए बी लिए थे, वहां पे हमने डिफरेंट लिए थे। अच्छा, दूसरा द सोर्सेज मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। तो इंटरफेरेंस जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 0.5 mm गैप था दोनों स्लिट्स के अंदर। ठीक है, तो जो सोर्सेज हैं these must be close to each other, the amplitude of wave must be equal, the sources of light must be monochromatic and sources of light must be coherent. अगला क्वेश्चन आता है, no interference pattern is detected. No interference pattern is detected if the coherent sources of light are infinitely close to each other. कि जो स्लिट्स हैं वो बहुत ही क्लोज हों, ठीक है, तो कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं हो पाएगा। तो वहां पे भी हम यही रिलेशन देखते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न की कोई भी बैंड नहीं दिखेंगे हमें स्क्रीन के ऊपर, हमें डार्क और ब्राइट बैंड नहीं दिखेंगे। अगर बोलता सोर्सेज जो है, ये जो सोर्सेज क्या है, उसके स्लिट्स हैं, अगर ये बहुत ज्यादा क्लोज हो, इनफाइनाइटली क्लोज हो एक दूसरे के, तो हमें कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न या कोई भी बैंड्स हमें नहीं दिखेंगे। तो इसका रीजन क्या रहता है कि यहां से यही अगर फॉर्मूला देखें तो बैंड विड्थ जो है दैट इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर डी को आप इन्फिनिटी कर दोगे, अगर डी को आप जीरो कर दोगे, डी को आप जीरो कर दोगे तो बीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। एक बैंड ही बहुत बड़ा होगा तो आप एक ही बैंड नजर आएगा, आपको बैंड्स का पैटर्न नजर नहीं आएगा। ठीक है, वाई ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर अपीयर्ड कलर्ड, कि अगर तेल गिरा हो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर तो वो हमें उसकी जो फिल्म रहती है, जो लेयर रहती है ऊपर की लेयर, हमें कलर दिखती है, आप ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, तो इसका रीजन क्या रहता है, द reflected ray from the oil becomes coherent and they undergoes interference. ठीक है, जो
लाइट रे पड़ेगी किसके ऊपर, ऑयल की लेयर जो है उसके ऊपर जो पड़ेगी, ठीक है, वो क्या बन जाएंगी, कोहेरेंट हो जाएंगी, और उसके कारण क्या होगा, उनके बीच में इंटरफेरेंस होगी, और जैसे ही लाइट फॉल्स ऑन ऑयल फिल्म इट अंडरगो इंटरफेरेंस, ठीक है, तो उनके अंदर इंटरफेरेंस होगी, और इसलिए जो ऑयल फिल्म रहती है हमें तो वो कैसी नजर आती है, हमें कलर्ड नजर आती है, वाटर के ऊपर जो ऑयल की फिल्म होती है, ठीक है। उसके बाद एक रिलेशन है, ठीक है, हमने पढ़ा नहीं है, पर इंटेंसिटी जो है, कोई दो लाइट हैं, रेज हैं, दो वेव्स हैं, ठीक है, वो बैंडविड्थ के इक्वल होती है, ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के भी इक्वल होती है। ये सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल्स के लिए आपने याद रखना है। तो बोलता है यंग्स डबल स्लिट, इसने लिखा हुआ YDS एक्सपेरिमेंट, इफ टू स्लिट्स इन YDS एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैविंग विड्थ रेशियो 1, विड्थ रेशियो मतलब बैंड विड्थ रेशियो 1:4, फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी आप फाइंड आउट करिए, तो सिंपल है, आपको क्या दे रखा है इसमें, बीटा 1 अपॉन बीटा 2, ये दे रखा है 1/4, ठीक है। आपको I1 I2 निकालना है, नहीं यहां से इनकी रेशियो दे रखी है, और इस रिलेशन के अनुसार बीटा 1 अपॉन बीटा 2 किसके इक्वल है, देयरफॉर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आ गया। यहां से हम ए भी निकाल लेंगे, यहां से हम बी भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम ए को निकालते हैं, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहां से ए भी निकाल लेंगे। ए बी कितने आ गए, 1 और 2 आ गए। तो इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा निकालनी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 + 2 का होल स्क्वायर, एंड 1 + 2 कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, ठीक है। इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ, अगर ये आपको निकालनी है, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 -1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ऐसे आप इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बाकी के अगर आप न्यूमेरिकल देखेंगे वो भी ऐसे ही है। अगला जो न्यूमेरिकल है उसमें भी इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बैंड विड्थ, अगर एम्पलीट्यूड की रेशियो दे रखी है, एम्पलीट्यूड इसकी रेशियो दे रखी है आपको √2 रेशियो 1, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, इनकी रेशियो दे रखी है। तो आप यहां से क्या करेंगे, अब ये यहां से क्या करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निकाल लेंगे, 2/1 आ जाएगा, और बैंड विड्थ निकालनी है, बीटा 1 अपॉन बीटा 2 के इक्वल होती है, ठीक है। तो बैंड विड्थ की रेशियो बीटा 1 रेशियो बीटा 2 कितनी आ जाएगी, 2:1। सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं ये। अब लास्ट न्यूमेरिकल है यहां से कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हुज इंटेंसिटी इज 81, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये भी वैसे ही जैसे आपने फर्स्ट मैंने न्यूमेरिकल आपको करवाया, सेकंड 26 नंबर न्यूमेरिकल भी सेम ही है, ठीक है, और 28 नंबर न्यूमेरिकल भी सेम है, तो इनको आप करिएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है डाइफ्रैक्शन।
नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 6, डाइफ्रैक्शन। ठीक है, तो डाइफ्रैक्शन क्या होता है? डाइफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग, कि लाइट जब किसी लाइट जैसे बाहर से आ रही है, अगर आप अभी रूम के अंदर बैठे हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो बाहर से लाइट आ रही है, जो आपके डोर के कॉर्नर से टकरा रही है, तो वहां पे आप देखेंगे कुछ लाइट जो होगी वो डोर के कॉर्नर के साथ बेंड होके वहां पे थोड़ी सी ब्राइटनेस होगी, अगर आप ऑब्जर्व करें तो। ठीक है, तो डाइफ्रैक्शन क्या होता है? फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ obstacle which are coming in the path of the light। ठीक है, कि लाइट ऐसे चल रही है, ठीक है, उसके रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है तो वो उसके कॉर्नर के साथ बेंड हो जाती है, उसके कॉर्नर के साथ क्या होता है? बेंड हो जाती है, जो ऑब्स्टेकल जो हैं उसके रास्ते में आती हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी बात किसने की थी? इसकी बात की थी फ्रेंजल ने, साइंटिस्ट थे। इसकी बात किसने की थी? फ्रेंजल ने की थी। फ्रेंजल ने यह कहा कि डाइफ्रैक्शन अकर ड्यू टू, कॉज क्या है, डाइफ्रैक्शन होता क्यों है? ठीक है, डाइफ्रैक्शन अकर ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। Diffraction occur due to mutual interference of what? Secondary wavelets starting from the portion of the wavefront which are not blocked by the obstacle। अभी एक्सप्रेशन करेंगे, वहां आपको बहुत क्लियर से ये चीज समझ में आएगी। तो फ्रेंजल ने कहा डाइफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि उन सेकेंडरी वेवलेट्स की म्यूचुअल इंटरफेरेंस होती है जो कहां से आ रहे होते हैं, विच आर नॉट ब्लॉक्ड बाय द ऑब्स्टेकल। ठीक है, समझते हैं आगे। अभी हम देखते हैं अगला जो है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट इन विच लाइट एनर्जी इन ए मीडियम रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। इंटरफेरेंस में होता है कि सुपरपोजिशन होती थी, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती। जहां कंस्ट्रक्टिव होती वहां ब्राइट बैंड बनते, जहां डिस्ट्रक्टिव होती वहां कौन से बैंड बनते थे? डार्क बैंड बनते थे। ठीक है, और इंटरफेरेंस जो सॉरी डाइफ्रैक्शन जो है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। डाइफ्रैक्शन में क्या होगा? लाइट बेंड होती है, कहां पे? अगर उसके रास्ते में कोई कॉर्नर आता है किसी ऑब्स्टेकल का, तो उस अपने से वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है कि ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। इसमें इंटरफेरेंस में जो भी बैंड्स बनते हैं उनकी इंटेंसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। जो भी ब्राइट बैंड होंगे उन सभी की इंटेंसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। पर डाइफ्रैक्शन जो है उसमें जो बैंड्स बनेंगे उनकी इंटेंसिटी जो होगी डिफरेंट होगी। ये भी हम करेंगे अभी, जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड है जो बैंड विड्थ है फ्रिंजेस की, मे और नॉट बी ऑफ सेम विड्थ। इंटेंसिटी सेम होगी पर विड्थ सेम हो भी सकती है। जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे हमने बैंड विड्थ फाइंड आउट की थी, वहां पे हमने देखा बैंड विड्थ सेम आई थी। पर इंटरफेरेंस में ऐसा भी हो सकता है कि बैंड विड्थ मे और मे नॉट बी सेम, ऐसा भी हो सकता है। पर जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसमें बैंड विड्थ कितनी आई थी? लैम्डा डी अपॉन डी आई थी। ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ डिफरेंट विड्थ। जो ब्राइट डाइफ्रैक्शन के अंदर जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी उनकी विड्थ जो होगी, उनकी चौड़ाई जो होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, अच्छा, जो बैंड्स बनते हैं उनका कंट्रास्ट जो होता है बहुत अच्छा होता है। डार्क और ब्राइट बैंड के बीच में अच्छा कंट्रास्ट होता है। डार्क बैंड लगभग बिल्कुल डार्क होते हैं और ब्राइट बैंड जो होते हैं थोड़े डार्क होते हैं। ठीक है, और ब्राइट बैंड जो होंगे वो बिल्कुल ब्राइट होंगे, डार्क बैंड बिल्कुल डार्क होंगे, यानी उनके बीच का कंट्रास्ट जो है वो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, पर जो हमारी डाइफ्रैक्शन रहती है इसमें कंट्रास्ट बिटवीन द डार्क एंड ब्राइट बैंड इज कंपैरेटिवली पुअर, इतना अच्छा नहीं होता है। बहुत ज्यादा हम फर्क नहीं कर पाते कहां से डार्क शुरू हो रहा है कहां से ब्राइट शुरू हो रहा है। Does diffraction, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हियर, पेज नंबर 79।
Does diffraction pattern gives information about light waves? No. ये सिर्फ हमें इतना बताता है कि जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो हमें सिर्फ क्या बताएगा कि हमें बताएगा लाइट कितनी बेंड हो रही है, ठीक है, ये हमें लाइट वेव्स के बारे में नहीं बताएगा। अगला, व्हेन एक टाइनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, अगर आप एक ऑब्जर्व करें, अभी भी आप जब क्लास के बाद आप देखें, ऊपर से लाइट आ रही है, ठीक है, 1 रुपए का सिक्का ले लें, उस लाइट के बिल्कुल ऊपर, सन बिल्कुल ऊपर हो, तो आप देखोगे लाइट जो होगी यहां पहुंच जाएगी, यहां पे ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। लाइट वेव, लाइट आ रही है ना, रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये जो 1 रुपए का सिक्का है, ये वाला सिक्का जो है, ये काम करेगा ऑब्स्टेकल का, और सिक्के के कॉर्नर से लाइट जो होगी वो इकट्ठी होगी एक जगह पे, इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, और जहां पे आप ऑब्जर्व करोगे वहां पे एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। ये आप खुद भी कर सकते हो, देख सकते हो इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, मैं इसकी डायग्राम करवा देता हूं आज। अच्छा, आप आइए पेज नंबर 84 पे, क्योंकि लेंथी है तो मैं चाहता हूं कि डायग्राम एक ही बार बनाऊं, इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो पेज नंबर 84 पे आए आप। इसमें हम ये कर लेते हैं, डॉपलर इफेक्ट कर लेते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट जो है मैं कल करा दूंगा आपको। स्टेट डॉपलर इफेक्ट मिला आपको? हाँ, चलो तो इसको करते हैं। डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड आपने +1 में भी पढ़ा था, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड वेव्स वाले चैप्टर में था ये, ठीक है। अब यहां पे बात हो रही है डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट की। तो इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सामने से कार आ रही है और आप उसके सामने खड़े हो, तो कार की हेडलाइट्स जो हैं वो क्या हुआ, सोर्स ऑफ लाइट हुआ अगर वो जल रही हैं, और आप क्या हुए, ऑब्जर्वर हुए, आप क्या हुए, ऑब्जर्वर हुए। तो बोलते हैं इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो सोर्स से निकल रही है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम सोर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम ट्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर हमारे, आप देखिए ना, अगर कार बहुत दूर है तो उसकी लाइट आपको बहुत तीखी नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे वो एनर्जी उसकी कम लगेगी, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी hν मतलब एनर्जी की बात हो रही है। अगर लाइट का सोर्स बहुत दूर है और जैसे जैसे आप भी चल रहे हो, रिलेटिव मोशन मतलब कार भी चल रही है, आप कार की तरफ चल रहे हो, जैसे जैसे लाइट जो है वो नजदीक आएगी तो उसकी आपको लाइट जो है वो थोड़ी तेज लगेगी, ठीक है। तो यही है डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट कि व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जर्वर, ठीक है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो लाइट की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी उससे थोड़ी डिफरेंट ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होगी या फील होगी, ठीक है। एप्लीकेशंस के हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट जो है इसको हम यूज करते हैं टू मेजर द स्पीड ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। स्टार और गैलेक्सीज, उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट का यूज करते हैं। दूसरा, इट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ सन। अब सन के पास जाके तो आप नापोगे नहीं कितनी तेज घूमता है, वो जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, सन की जो लाइट आती है उसको ऑब्जर्व करते हैं और वहां से ये पता लगाते हैं कि सन की रोटेशन करने की स्पीड कितनी है, ठीक है। और सन जो है आप याद रखिएगा 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड अपनी एक्सिस में रोटेट करता है। 2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2 किलोमीटर घूम जाता है। 2 किलोमीटर आप लगा के चलो कितना दूर होगा,
ठीक है। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट जो है और भी काम करता है, प्लाज्मा टेम्परेचर इन सन, उसको मेजर करने के भी काम आता है, ठीक है। एंड इन थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर कहीं पे थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर होता है, तो वहां पे भी जो टेम्परेचर रहता है उसको मेजर करने में भी हम डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट का यूज करते हैं, ठीक है। एरोप्लेन्स की वेलोसिटी, रॉकेट्स की वेलोसिटी, सबमरीन्स की वेलोसिटी, उनको भी एस्टिमेट करता है, मेजर करता है, उनको मेजर करने में डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट जो है इसका काम होता है। इट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, आप सनग्लासेस डालते हो, तो सनग्लासेस किस लिए डालते हो आप? ताकि धूप में अगर आप जाते हो तो धूप आपकी आंखों में ना लगे, ठीक है। तो वो ग्लासेस जो होते हैं, वो ग्लासेस क्या होते हैं? पोलराइज्ड होते हैं। वो ग्लासेस कैसे होते हैं? पोलराइज्ड होते हैं। जो लाइट के जो हार्मफुल चीजें हैं वो आपकी आंखों तक ना पहुंच सकें। और उसके बाद है, इसी में क्वेश्चन का पार्ट है, व्हाट आर पोलराइड्स एंड मेंशन देयर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें यह पता है कि लाइट जो है वो एक वेव है। अगर वेव ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग में आप जाएंगे और इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, ठीक है। स्टार्टिंग के में चैप्टर में हमने ये बात की थी कि जो लाइट है वो एक वेव है और जिसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। पोलराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं? पोलराइजेशन के अंदर हम इन दोनों में से किसी एक को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एक वेक्टर जो होता है उसको रोक देते हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन है, इट इज phenomena of restricting a light vibration in some particular direction is known as polarization. सुगम काइस्था, और क्या मैसेज भेज रहा है? सोगम काइस्था इज इनवाइटिंग यू। पता नहीं सर, जूम पे एक इनविटेशन आया था। मत लिया कर ऐसे इनविटेशन, तुझे धाम नहीं मिलेगी। तो इस तरह से पता नहीं सर, अपने आप ही हेलो हो गया मुझे। नहीं करना बेटा, क्लास के अंदर मत किया करो, ठीक है ना। सॉरी सर। अब इसको क्लोज कैसे करते हैं वो नहीं पता, चलो हो गया। डिस्टरबेंस होती है ऐसे ना। हाँ, तो पोलराइजेशन कि हम लाइट वाइब्रेशंस जो हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे आप देखते हो ना, आप जैसे ही सनग्लासेस डालोगे तो आंखों में आपके लाइट कम लगती है ना, थोड़ा डार्क सा फील होता है। तो वो क्या होता है, लाइट तो उतनी आ रही है पर वो सनग्लासेस हमने डाले, उससे क्या हुआ, लाइट की कुछ वाइब्रेशन जो है वो क्या हो गई, रेस्ट्रिक्ट हो गई। अब ये तो हो गई पोलराइजेशन। अब उसके बाद आता है पोलराइड्स। पोलराइड्स क्या होते हैं? जो मटेरियल लाइट को पोलराइज करते हैं उनको हम बोलते हैं पोलराइड्स। जो मटेरियल लाइट को पोलराइज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पोलराइड्स। ठीक है, तो पोलराइड्स आर द मटेरियल विच पोलराइजेस द लाइट। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है टोरमालाइन क्रिस्टल्स। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा टोरमालाइन क्रिस्टल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस क्या, सनग्लासेस जो होते हैं फिटेड विद पोलराइड शीट टू प्रोटेक्ट आई फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट।
जो हमारे सन ग्लासेस रहते हैं उनमें पोलराइड्स फिट होते हैं, पोलराइड्स शीशा पोलराइज किया गया होता है, जिससे लाइट क्या होती है, वो पोलराइज होती है, जो हमें लाइट के हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। दूसरा है दीज आर यूज्ड इन व्हीकल, जो हमारे विंड ग्लासेस होते हैं गाड़ियों के, जो अच्छी गाड़ियां होंगी, कॉस्टली गाड़ियां होंगी, उनके विंड जो ग्लासेस रहते हैं वो कुछ ऐसे ढंग से रहते हैं कि जो लाइट को क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं, ताकि रात में जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी आंखों में वो लाइट की जैसे चमक पड़ती है, लाइट की चमक ना पड़े। क्लियर हुई बात? ठीक है। नेक्स्ट है द विंडशील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल, जितनी भी गाड़ियां रहती हैं। अब देखोगे कई गाड़ियां ऐसी होंगी जिनमें वैक्यूम मिरर होगा, वो भी पोलराइज होता है कि पीछे से लाइट आ रही है, एक सिंपल ग्लास लगाओगे उससे लाइट सीधी आपकी आंखों पे आती है, पीछे से गाड़ी आ रही है उसकी लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है। ठीक है। या हमारे जो फ्रंट के ग्लासेस रहते हैं वो सारे के सारे पोलराइज किए होते हैं, ताकि सामने से जो लाइट आ रही है दूसरी गाड़ियों की हमारी आंखों में ना चुभे, तो वो ग्लासेस भी क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम इनको यूज करते हैं होलोग्राफी के अंदर। होलोग्राफी क्या होता है, जो हमारी पुरानी पेंटिंग्स बनी रहती है पुराने किलों में, उनमें ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद धूप पड़ने से, लाइट पड़ने से क्या होता है, धुंधली हो जाती हैं, तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं, पोलराइड मटेरियल जो रहता है उसकी हम एक लेयर लगा देते हैं, पोलराइड मटेरियल की लेयर। कंगना कैमरा ऑन कर, सुनिधि कैमरा ऑन कर, वंश, मन्नत, तनिष, अभिनव, साजन, काका स्कूल आना है ना। कंगना मैं रिमूव कर रहा हूं तुझे। तो होलोग्राफी जिसमें पुरानी पेंटिंग्स रहती हैं, पुराने हमारे जो किले वगैरह रहते हैं, है ना, तो वहां पे पुरानी पेंटिंग्स होती है, उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पोलराइड मटेरियल की लेयर उनके ऊपर लगा देते हैं, ताकि लाइट का डायरेक्ट इफेक्ट जो है उनके ऊपर ना पड़े, उन पेंटिंग्स के ऊपर ना पड़े, जिससे पेंटिंग का कलर लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन रह सके। ठीक है। अच्छा, इनको हम बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज करते हैं पोलराइड्स को। अच्छा, अगला जो है क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस आप पढ़ लेना, सिंपल है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। पोलराइजेशन सिंपल कि हम लाइट के इफेक्ट को कम करते हैं। तो बोलते हैं कि आप बताइए, डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। आप एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें बताइए कि लाइट जो है उसकी नेचर ट्रांसवर्स होती है। यही बात मैंने की थी जब हमने ये कहा था कि लाइट जो होती है उसमें दो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, आल्सो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट वेव। यही पढ़ा था ट्रांसफर नेचर, हमने इसको प्रूव भी किया था, कुछ याद हो तो। ठीक है। तो जब हम अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है उसको टॉर्मालाइन क्रिस्टल के ऊपर फॉल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिलती है। देखिए कैसे, मान लो लाइट वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, ये आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये आ गया इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें बताना है कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स होती है, कि हमें ये बताना है कि लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है, लाइट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और आल्सो दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स। पहले हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था, अब हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक लाइट वेव ले लेंगे, ठीक है, इसमें ज्यादा वेक्टर नहीं मैं बताऊंगा, 1 2 ये ले लिए, ठीक है, इनमें से एक इलेक्ट्रिक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, टॉर्मालाइन क्रिस्टल। टॉर्मालाइन क्रिस्टल ऐसा होता है
इस तरह से उसके अंदर एक स्लिट होगी। अब लाइट जब इससे फॉल करेगी तो जो तो लाइट इस स्लिट के पैरेलल होगी, ठीक है ना, जो वेक्टर जो है स्लिट के पैरेलल होगा वो तो इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर इसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा। अब इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं उल्टा ऐसे कर दूंगा। अभी हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वर्टिकल है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। अगर मुझे यहां पे कोई भी वेक्टर नहीं मिला तो इट मींस लाइट क्या है, ट्रांसवर्स। लाइट की नेचर कैसी है, ट्रांसवर्स नेचर है, ठीक है। तो आगे अब ऐसी लाइट हमें मिल रही है, उससे नेक्स्ट डायग्राम मैं यहां पे बना रहा हूं कि हमें ऐसी लाइट अभी मिली जिसमें ये इलेक्ट्रिक वेक्टर ही था। अब इसके आगे फिर से मैं एक टॉर्मालाइन क्रिस्टल रख देता हूं, पर मैंने उसको ऐसे रखा, अब स्लिट ऐसे है, तो दूसरा वेक्टर तो ऐसे होना था जैसे मेरे पेन की डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमें यहां पे कोई भी लाइट नहीं मिलेगी तो हम बोल सकते हैं, यही एक्सपेरिमेंट है कि हमें यहां पे नो लाइट, कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, और हम बोल सकते हैं यहां पे क्या होगा, नो, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, और ये कौन सा वेक्टर था, इलेक्ट्रिक था, ये इलेक्ट्रिक और ये, और हमें यहां पे कौन सा मिला, इलेक्ट्रिक वेक्टर मिला, एंड दिस इज टॉर्मालाइन क्रिस्टल। मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें क्या होगा, स्लिट्स बनी होंगी, उस स्लिट से ही लाइट पास होगी, ठीक है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट, और इस चीज को हम जो टॉर्मालाइन क्रिस्टल है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पोलराइजर, ठीक है। और दूसरा ये जो हमने टॉर्मालाइन क्रिस्टल लिया था इसको हम बोलेंगे एनालाइजर। लास्ट की 2 लाइंस पढ़िए, जो पहला टॉर्मालाइन क्रिस्टल था इसको T2 नाम दे दो, ठीक है, और दूसरा जो था हमारा T1, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, पोलराइजर। इसने लाइट को पोलराइज किया, इस लाइट पोलराइज होकर निकली, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो गायब हो गया, ठीक है। पर उस लाइट को एनालाइज करना था तो हमने एक और टॉर्मालाइन क्रिस्टल लिया, ठीक है, जिससे हमने लाइट को एनालाइज किया। तो अब हमें कोई लाइट नहीं मिल रही है, तो यहां से हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो हमारा लाइट है इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं, कल करेंगे हम वो दोनों एक्सप्रेशंस कर लेंगे, ठीक है। और साथ में बेटे पढ़ो, अब ये नहीं है कि घर में है क्लासेस लगाई सो गए, ठीक है ना। देखो सभी की आंखें कितनी सूजी हुई हैं, डट के सो रहे हैं, स्टडी करना स्टार्ट कर दो, सीरियस हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। Yes, sir.